नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, सीएम योगी ने आज जो संत कबीरदास जी की जयंती पर उनको नमन किया है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति की महान संत परंपरा के अद्भुत प्रतीक, अद्वितीय रचनाकार, निर्भीक समाज सुधारक, युग प्रवर्तक संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर कोटिशाह नमन। सत्य, मानवता और भाईचारे का संदेश देती संत कबीर दास जी की शिक्षा समता मूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो वहीं कोविड-19 के दौर में परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। 2 से 3 महीने तक अगर आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं काटी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं और कहा कि पुराने बड़े बकायेदारों से बिल की वसूली करने के लिए पहले उन्हीं के कनेक्शन काटे जाएं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मध्यांचल पूर्वांचल एमडी को हिदायत दी है कि बिल वसूली के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का 3 महीने तक का बिल अगर बकाया है तो उनके दरवाजे खटखटाकर बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए। समय से सभी को सही बिल भी उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें, सूबे में पिछले दिनों बिजली के बिल को लेकर के बहुत सारे हंगामे देखने को मिले थे। किसी का कनेक्शन चल भी नहीं रहा था, फिर भी उसके पास हजारों का बिल आया था। तो वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जुलाई में जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 28 जून तक पोर्टल खोलने को कहा है। डॉक्टर शर्मा ने आज विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में उच्च माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उन्होंने कल की थी। माफ कीजिएगा। बैठक में आयोग के गठन और अन्य विभिन्न बिंदुओं के संबंध में विचार विमर्श भी किया गया था। तो डिप्टी सीएम ने जारी कर दिए हैं निर्देश, जल्द ही जारी हो जाएंगे रिजल्ट। 10th और 12th के सबसे बड़ी बात ये ग्रेड डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार किस एग्जाम से कितने परसेंटेज निकाले जाएं और किस बिहाफ पर ये रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। रास्ता साफ हो चुका है और रिजल्ट जल्द ही सामने आ जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों का स्थानांतरण भी होगा और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई में ही जारी होगा। धर्मांतरण कराने के गिरोह के एटीएस के हत्थे चढ़ा उमर गौतम की कुंडली खंगाली जा रही है। एटीएस को उमर से मिलने जुलने और संपर्क में रहे लोगों की तलाश है। इस कड़ी में जिला पुलिस के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जुटाई जानकारी की जो रिपोर्ट है एटीएस को सौंपी है। इसमें उमर के 6 भाइयों के परिवार समेत रिश्तेदार मिलने वाले करीबन 70 लोगों की सूची है। इनमें 5 से 6 नाम सफेद पोशों के भी बताए जा रहे हैं। सोमवार देर रात एटीएस प्रयागराज जहां उमर के बारे में छानबीन करके लौट गई थी, तो वहीं अब एटीएस लखनऊ ने जिले में डेरा जमा लिया है। तो वहीं जहां उमर को लेकर एटीएस लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है, तो वहीं विदेशी फंडिंग और संबंधों के तार मिल रहे हैं। तो वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद खुलकर उमर गौतम के पक्ष में आ गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय कार्यवाहक मौलाना महमूद मदनी ने ऐलान कर दिया है कि वो उमर गौतम की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि जमीयत के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने लखनऊ पहुंचकर उमर गौतम के परिवार को कानूनी मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं उमर गौतम ये बात भी उससे संबंधित सामने आई है कि उमर गौतम लखनऊ से संचालित हो रही संस्था अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का पदाधिकारी भी है, जहां 10वीं तक का जो सीबीएसई बोर्ड के इस स्कूल में 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की वह दावा किया जा रहा है। इसके अलावा हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी गर्ल्स स्कूल चल रहा है, जिसका प्रबंधक है वो।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से कहा जा रहा है कि उमर के तार लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार एटीएस उमर गौतम की कुंडली खंगाल रही है, चाहे वो फतेहपुर की बात की हो या लखनऊ की बात हो, तमाम उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं लगातार एटीएस उन पर निगरानी बनाए हुए। जो सूची 1000 लोगों की मिली थी धर्मांतरण की, उस पर भी कहीं न कहीं निगरानी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से फाउंडेशन या फिर संस्था लगातार खुल के सामने आ रहे हैं, आपने लखनऊ का जिक्र किया तो बिल्कुल सही बात है कि लखनऊ के काकोरी और मलिहाबाद के बीच रहमान खेड़ा में एक फाउंडेशन जो संचालित है, उसमें उसका उपाध्यक्ष उमर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ लखनऊ में एक महिला, यानी उसका नाम पहले का प्रियंका था, अब उसने धर्म परिवर्तन उमर के माध्यम से ही करवाया था। तो इस लगातार इस तरीके से एटीएस खंगाल रही है इन पूरी कुंडली। और साथ ही साथ कितने लोग मिले हैं, अभी देखो धीरे धीरे लोग मुफ्ती जैसे लोग खुल के सामने भी आ रहे हैं, उनका पक्ष भी ले रहे हैं। तो ऐसी इस रैकेट में कितने लोग साथ पे है लगातार। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस मामलों पर पूरी गहनता से जांच की जाए और तह तक जाया जाए कि और कितने साथी हैं, कितने सहयोगी हैं। लगातार उन पर निगरानी बनाकर उन पे गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की जाए। फिलहाल पूजा अभी इस मामले की जांच जारी है। अभी और भी तथ्य सामने आएंगे कि जिस तरीके से 1000 लोगों को लिस्ट जरूर मिली थी, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा लोग उसमें प्रभावित है, धर्मांतरण हुआ है, उसकी भी लगातार एटीएस जांच कर रही है। लखनऊ से लगाकर चाहे फतेहपुर की बात करें या फिर बरेली की बात करें, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर एटीएस की नजर वहां पर है, या जहां से तार जुड़े हैं गाजियाबाद से लगा करके, वहां पर एटीएस अपनी नजर बनाए है। पूजा, बिल्कुल, एटीएस अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार छापेमार कार्रवाई भी चल रही है, संबंध खंगाले जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगले खबर पे आपकी जरूरत होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी अंकिता बहराइच से 16 जून को लखनऊ में पेशी पर आने के दौरान रहस्यमय हालात में गायब हो गई, जिसके बाद अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को गायब करने में सांसद के बेटे आयुष और उसके भाई का हाथ है। इसको लेकर पिता ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? पूरे मामले में तहरीर दे दी गई है, सांसद कौशल किशोर का बयान भी इसमें सामने आया था, उन्होंने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया था। देखिए पूजा, आयुष और अंकिता के मामले में पिछले बार आपने देखा होगा किस तरीके से झूठा आरोप लगाकर फायरिंग की गई थी और जो आयुष ने एक ड्रामा रचा था कि उस पर बदमाशों ने हमला किया। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था और पूरे मामले पर जिस तरीके से मड़ियाव पुलिस ने, अब ये मामला एक नया उजागर हुआ है कि ये जो अंकिता के पिता हैं आशीष सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद अपने गुर्गों के माध्यम से द्वारा उनके आदमियों के द्वारा जिस तरीके से उनके बेटी का अपहरण कर लिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर आशीष जो है वो पहले सीएम ऑफिस जाते हैं, सीएम ऑफिस में वहां उनको बताया जाता है कि पुलिस को आप एप्लीकेशन दीजिए या फिर डाक द्वारा दीजिए। उसके बाद आशीष ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर को चिट्ठी दी। वो डीके ठाकुर ने उस मामले को संज्ञान लेते हुए वजीरगंज एसएचओ यानी धनंजय को उस मामले की जांच दी है। धनंजय भी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर अंकिता को लखनऊ आई थी वो कहां है। और दूसरी बात, जो सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि अंकिता और आयुष दोनों एक ही साथी रह रहे हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये बात पूजा साफ हो जाती है कि अंकिता और आयुष एक ही साथ हैं। ऐसे में अंकिता आयुष सामने क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर वाकई उनका अपहरण हुआ है? तमाम जो संदिग्ध बातें जो आ रही हैं ये सामने आ रही हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि अंकिता जब मिलेंगी तब पता चलेगा कि उनका अपहरण हुआ था या अपने रजामंदी से उसके साथ में आयुष के साथ रह रही थी। ये सब तमाम पहलू हैं पूजा, जांच के विषय हैं। इस बार फिलहाल पुलिस उनकी लोकेशन ले रही है कि कहां अंकिता है और किस वजह से सामने नहीं आ रही। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर भड़काऊ ट्वीट डिलीट ना करने के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा। पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 21 जून का लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जो समय तय किया गया है उस पर पेश नहीं होते हैं एमडी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि बीते 5 जून को बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट करते हुए उसकी दाढ़ी काट दी गई थी, जिसके बाद वीडियो वायरल होने पर कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करी। पुलिस ने 15 जून को ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज किया था। इसमें आरोप था कि पुलिस की ओर से खंडन करने के बावजूद ट्विटर ने भड़काऊ ट्वीट को डिलीट नहीं किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैदर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी पूजा, मैं बताना चाहता हूं कि ट्विटर के जो एमडी हैं उनको आज 41A का एक नोटिस उनको 21 तारीख को दिया गया था, जिसमें उनको आज 10:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आना था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। उनका भी इंतजार भी जारी है। और 41A का मैं आपको नोटिस के बारे में अगर बता दूं, 41A नोटिस एक ऐसा होता है पूजा, इसमें अगर पुलिस उनका जो बयान देगी मनीष माहेश्वरी का, अगर उससे वो संतुष्ट होते हैं तो किसी मामले का अगर संतुष्ट नहीं हो पाते उनके बयानों से, तो वो ऑन द स्पॉट उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी पूरी कर सकती है। अगर बात की जाए, अभी तक ये पता लगा है कि वो 12 बजे के बाद आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो कानूनी कार्रवाई कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और मुस्तैद है। और बात की जाए अगर कहीं किसी हद तक मनीष माहेश्वरी अगर समय रहते हुए उन वीडियो को या उन पोस्टों को पुलिस का समर्थन करते हैं तो ये शायद नौबत नहीं आती। तो उनको लोनी बॉर्डर थाने बार बार निर्धारित समय का जिक्र किया जा रहा है, ये निर्धारित समय है क्या? क्या सुबह से लेकर के शाम तक का समय डिसाइड किया गया है कि इस बीच में वो कभी भी आ जाएं अपना बयान दर्ज कराने, या एक लिमिटेड टाइम स्लॉट दिया गया है कि इसमें आना ही आना है, उपस्थित होना ही होना है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं 10:30 बजे का जो 41A का लास्ट नोटिस उनको 21 तारीख को दिया गया था, उसमें 10:30 बजे का टाइम संकलन किया गया था। अगर इसके बावजूद भी अभी जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक उन्होंने बताया है कि उनके वकील का अभी तक कोई फोन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक मनीष माहेश्वरी जो है वो दिल्ली भी ऑफिस पर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो लगता ही है कि अभी जो सूत्रों के हवाले से थोड़ी सी खबर मिली थी कि 12 बजे तक आ सकते हैं, वो 12 बजे के बाद आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में पूरी मुस्तैद है और पूरी कार्रवाई करने में लगी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हैदर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने मथुरा और हमीरपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला होना ही अपराध है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रियंका ने कहा, प्रदेश में हर 2 घंटे में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन प्रदेश की सरकार सो रही है। मथुरा में 1 वर्ष से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया, तो वहीं हमीरपुर में छेड़खानी से परेशान युवती आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश में जंगल राज आ गया है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा जनता और लोकतंत्र का अपमान करने पर तुली हुई है। जनता ने पंचायत चुनावों में भाजपा को हरा दिया, तो अब धांधली से अपनी खोई गरिमा हासिल करना चाहती है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि भय और लालच दिखाकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी हथियाने का ख्वाब भाजपा देख रही है, सत्ता का दुरुपयोग करने पर आमादा है। हर जिले में प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर भाजपा फर्जी मुकदमे करवाकर उन्हें डरा धमका रही है। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि भाजपा को मनमानी नहीं करने देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहचान बदलकर लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता को दोनों पक्षों के प्रति जवाब आने के बाद सुनवाई के लिए अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों और स्कॉलरशिप की प्रतिपूर्ति न करने के मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है। याचियों का कहना है कि उन्होंने 2026 से 18 बैच
में वर्ष 2018 में प्रवेश लिया। सत्र देरी से चल रहा है। ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप दे दी गई है, लेकिन फंड न होने के आधार पर SC/ST छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति नहीं की गई। तो वहीं बिहार में शराब की तस्करी के लिए तस्कर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। बिहार की बॉर्डर से सटे यूपी के चंदौली जिले में लगातार दूसरे दिन शराब भरी गाड़ी पकड़ी गई। हैरान करने वाली बात यह भी है कि बीते मंगलवार को शराब तस्करी में भारत सरकार लिखी गाड़ी पकड़ी गई थी, तो वहीं अब प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी में शराब मिली है। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के बरठी कट के पास नेशनल हाईवे पर पुलिस ने प्रदेश सरकार लिखी SUV में 56 पेटी हिमाचल निर्मित शराब पकड़ी है। हालांकि चालक समेत गाड़ी में सवार दोनों तस्कर भागने में सफल हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस मामले में योगी सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई करी है। इस पूरे मामले में अब बलिया के ARTO राजेश्वर यादव को निलंबित कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के समय राजेश्वर यादव की बाराबंकी में तैनाती थी। निलंबन की इस कार्रवाई से परिवहन विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जो एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के समय बाराबंकी में तैनात थे। फिलहाल कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ के ARTO प्रवर्तक RN चौधरी ने बताया कि राजेश्वर यादव को निलंबित करके राज्य मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। झांसी जिले के मऊरानीपुर में गोली हत्याकांड में 2 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में व्यक्ति मनीष सेठिया ने 2 दिन पहले वीडियो वायरल करके घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। वीडियो में उसका कहना था कि नगर के कुछ राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र किया, उसके तहत उसको फंसाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया है। तो वहीं मनीष सेठिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर नगर के ही कुछ राजनीतिक लोग मानसिक रूप से उसको परेशान करने पर मजबूर कर रहे थे, जिससे व्यक्ति मनीष सेठिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। गंभीर हालत है और झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मानहानि मामले में पेशी के लिए पहुंचे राहुल। सूरत की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी का आरोप है। राहुल ने कहा, सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं। पेशी से पहले राहुल का ट्वीट, निर्भय होना पूरे अस्तित्व का आधार है। तो राहुल गांधी ने पेशी से पहले ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि निर्भय होना पूरे अस्तित्व का आधार है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। मानहानि मामले में पेशी को लेकर सूरत की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हैं वो मोदी सरनेम क्यों रखते हैं, या उनका मोदी सरनेम ही क्यों होता है। अब इस पूरे मामले पर सूरत में पेशी है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।